हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये फाउंडेशन अकाउंट्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। इससे पहले कि हम लोग अपना प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट शुरू करें, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सी कुछ इंट्रोडक्टरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी इस चैप्टर की। ठीक है, और ध्यान रखना थ्योरी भी आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई थ्योरी हम पढ़ेंगे नहीं अकाउंट्स में। तो फटाफट से मैं आपके साथ ये थ्योरेटिकल बातें कर लेता हूं। तो उसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, डिबेंचर्स क्या होते हैं। तो आप लोग ऑलरेडी ये चैप्टर वैसे पढ़ चुके हो अपने 12th लेवल पे, आप लोगों को मीनिंग पता ही है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन दे रखी है डिबेंचर्स की। मैं आपकी जानकारी के लिए वैसे बता देता हूं, जब भी आप लॉ पढ़ते हो, एक्ट पढ़ते हो, तो सेक्शन नंबर 2 होता है। किसी भी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है उसमें हमेशा डेफिनेशंस दी होती हैं। सारी जो भी एक्ट से रिलेटेड, पूरे कंपनी जो भी पर्टिकुलर एक्ट है उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस होंगी वो सेक्शन नंबर 2 में दी गई होंगी। तो हेयर ऑनवर्ड आप जब भी लॉ पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे, इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे कि डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दी जाती है। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में आपको डिबेंचर्स की डेफिनेशन दी है। तो टेक्निकल डेफिनेशन देखो क्या दी गई है। वो कह रहा है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। एविडेंसिंग अ डेट यानी कि वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसे स्टॉक, बॉन्ड्स या कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो कोई उधारी का प्रूफ देते हैं। यानी अगर मेरे पास डिबेंचर्स के स्टॉक्स हैं या मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास डिबेंचर का कागज है, तो वो एक प्रूफ है मेरे पास कि भाई कंपनी मेरी तरफ कुछ उधारी रखती है, कंपनी को मेरे को कुछ उधार वापस करना है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बेसिकली हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। चाहे एसेट्स पे चार्ज क्रिएटेड हो या ना हो, यानी डिबेंचर सिक्योर हो या ना हो। ठीक है, डिबेंचर की क्लासिफिकेशन अभी वैसे थोड़ी देर में आगे जाके पढ़ेंगे, बट बाकी यहाँ पे ये टेक्निकल डेफिनेशन बस इतनी सी बात बोल रहा है। तो अगर आपको टेक्निकल डेफिनेशन रटने का मन नहीं है तो आप सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स इट इज अ बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग अ डेट। ठीक है, तो एक कंपनी अपने सील, अपने नाम के अंदर अपना ठप्पा लगा के एक बॉन्ड या कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करती है जो जिसमें वो एक्नॉलेज करती है कि भाई एक डेट हम आपकी तरफ ओ करते हैं। अच्छा, डिबेंचर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। तो ये तो वैसे आप लोगों को पता ही है कि वोटिंग राइट्स तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी नहीं होता, और डिबेंचर होल्डर्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये आपको बड़ी बेसिक सी बात पता है। इट कंटेन्स प्रोविजन विद रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कितना प्रिंसिपल कैसे कैसे पे किया जाएगा, कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कब कब पे किया जाएगा, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ इशू में दी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्म्स ऑफ इशू। तो ये जो भी रिलेटेड टर्म्स होती है डिबेंचर से रिलेटेड, वो सारी टर्म्स ऑफ इशू में पहले से दी जाती है कि भाई हम प्रिंसिपल रीपे कैसे करेंगे, कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कौन से दिन पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कब कब पे किया जाएगा, सारी बातें आपकी टर्म्स ऑफ इशू में दी जाती हैं। तो ये हो गया सिंपल मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, जो कि आप ऑलरेडी वैसे 12th में पढ़ चुके हो, कोई भी अभी तक आपने नई चीज नहीं पढ़ी। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। ये अगेन आप लोग पढ़ चुके हो, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको एक बार रीड कर लेता हूं, आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहला फीचर दे रखा है डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ लोन मेड टू अ कंपनी। तो ये बात तो हम ऑलरेडी मीनिंग में भी पढ़ चुके कि डिबेंचर्स बेसिकली डॉक्यूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक लोन का, एक डेट का, एक उधारी का एविडेंस देता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी विच इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्या है, डिबेंचर्स पे कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है ना, एक पर्टिकुलर रेट पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10% पर एनम, 8% पर एनम, एंड सो ऑन। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है कंपनी की। अगर मैं बात करूं तो कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।
इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट, तो वही बात हो गई भाई, एक प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट पे पे किया जाता है। और कब कब ड्यू किया जाता है, कोई स्पेसिफिक डेट्स होती है जिसपे इंटरेस्ट ड्यू होता है। ये कहां पे लिखा होता है, टर्म्स ऑफ इशू में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया। प्रिंसिपल इज रीपेड एट अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, तो या तो प्रिंसिपल की रिपेमेंट हो जाती है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट पे, कहां पे लिखा होगा, टर्म्स ऑफ इशू में लिखा होगा। या पे डिबेंचर्स हो सकता है, अगर वो कन्वर्टेबल हो तो वो दूसरे शेयर्स में या दूसरे डिबेंचर्स में कन्वर्ट भी हो सकते हैं, ये भी कहां लिखा होगा, ये भी टर्म्स ऑफ इशू में लिखा होगा। अगला पॉइंट है, डिबेंचर मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन कंपनीज एसेट, यानी डिबेंचर सिक्योर भी हो सकते हैं, अनसिक्योर भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर डिबेंचर सिक्योर है तो मतलब क्या हुआ कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है रीपेमेंट में, तो कंपनी के एसेट्स बेच के उन पैसों से रीपेमेंट की जा सकती है। और अगर अनसिक्योर्ड है तो फिर तो कोई भी चार्ज है ही नहीं, तो उस केस में कोई भी एसेट बेचा नहीं जा सकता डिबेंचर्स के पैसे वापस करने के लिए। और लास्ट लिखा हुआ, ये पॉइंट हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया लगे आपको, इफ डिबेंचर्स आर लिस्टेड देन दे कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एट अ मार्केट प्राइस। तो जिस प्रकार से शेयर्स लिस्टेड हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी लिस्टेड हो सकते हैं। तो किसी कंपनी का डिबेंचर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वो शेयर्स की तरह ट्रेड किए जा सकते हैं, डिबेंचर्स की ट्रेडिंग हो सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे खरीदा बेचा जा सकता है। और जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी सिक्योरिटी की खरीदने की और या बेचने की बात होगी, तो वो एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे होती है, ठीक है। वो वहां पे फेस वैल्यू और इशू प्राइस इन सब से कोई मतलब नहीं है, वहां पे मार्केट प्राइस जो डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होता है उस पर ट्रेडिंग होती है। तो बस यही बात आपको पता होनी चाहिए कि डिबेंचर्स भी लिस्टेड हो सकते हैं, और लिस्टेड होंगे तो स्टॉक एक्सचेंज में डिबेंचर्स खरीदे या बेचे जाएंगे। तो ये हो गया आपके बेसिक फीचर्स ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगेन एक टॉपिक जो आप अपने 12th लेवल पे भी पढ़ चुके हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। आपसे डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं किसी भी फॉर्म में। तो क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको भी फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सारे डिफरेंसेस आपको ऑलरेडी पता होंगे अगर आपने 12वीं में ठीक ठाक ढंग से पढ़ाई करी होगी। पहला डिफरेंस है, डिबेंचर्स होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स या फिर लेंडर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स बेसिकली क्या है, उधारी दे रहे हैं कंपनी को, तो ये कंपनी के लेंडर्स हैं। और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये आपको पता है, ओनर्स होते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूं, लेंडर्स और ओनर्स। डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स। हमने क्या बोला, डिबेंचर होल्डर्स तो भाई लेंडर्स है, तो उनको तो कोई वोटिंग राइट देने का मतलब ही नहीं आता, तो इनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, ध्यान रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, दैट टू एट अ फिक्स्ड रेट, दैट टू एट अ फिक्स्ड रेट। एक फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट पे किया जाता है डिबेंचर्स पे। तो कीवर्ड क्या है, एक तो इंटरेस्ट और एक क्या है, फिक्स्ड रेट। और अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स पे इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड पे करते हैं। बेसिकली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के केस में तो ये एक वेरिएबल रेट पे होता है। इक्विटी शेयर्स के केस में वेरिएबल रेट पे डिविडेंड दिया जाता है, कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता जिसपे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिले। डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स है कि नहीं इस पर डिपेंड करेगा किस रेट पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। और जब प्रेफरेंस शेयर्स की बात आती है तो यस, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड दिया जाता है। हालांकि हमने शेयर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के केस में उनको कुछ सरप्लस प्रॉफिट्स का भी कुछ पार्ट दिया जा सकता है, लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के केस में या डिवेंचर्स के केस में खाली इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट पे किया जाएगा, कोई भी सरप्लस प्रॉफिट्स का पार्ट या कुछ और भी नहीं दिया जाएगा। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये आप लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ चुके हो, इट इज डिडक्टेबल फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो जब इनकम टैक्स के लिए या टैक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का जो खर्चा होता है वो एडजस्ट करके जो बचते हैं प्रॉफिट्स, उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये चीज आप लोगों ने अपने बिजनेस स्टडीज में 12वीं में पढ़ी थी। लेकिन अगर मैं शेयर्स की बात करूं तो डिविडेंड पहली बात एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। अप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और ये इट इज नॉट, क्योंकि खर्चे की तरह मानते ही नहीं इसको, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं प्रॉफिट का, तो ये डिडक्टेबल नहीं होता एज एक्सपेंस फॉर डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और
It can be adjusted for calculating taxable profit. Dividend is an appropriation of profits, and it cannot be adjusted या deducted as an expense for calculating taxable profits. ये point आपको पता होना चाहिए. Fifth point है, debentures are shown under long term borrowings या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी दिखाया जा सकता है. वैसे जनरली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी होता है अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज. ठीक है, हालांकि करेंट लाइबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर भी दिखाया जा सकता है, वो एक अलग चीज है. जनरली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं. तो डिबेंचर्स इज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाया जाता है अगर बैलेंस शीट की बात करूं एज पर शेड्यूल 3. लेकिन शेयर्स कहां दिखाया जाता है? शेयर कैपिटल के अंदर दिखाए जाते हैं अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स. सिक्स्थ पॉइंट है, डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल या इंस्टॉलमेंट मनी. तो डिबेंचर्स को फॉरफीट नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर्स कैन बी फॉरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट या फिर कॉल मनी. सेवन डिफरेंस है, डिबेंचर्स आर रीपेड या रिडीम्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टर्म. तो एक पर्टिकुलर जिस भी टाइम के लिए डिबेंचर्स इशू होता है उसके खत्म होने के बाद ये रीपे किए जाते हैं. लेकिन अगर शेयर्स में मैं बात करूं, इक्विटी शेयर्स तो सिर्फ लिक्विडेशन या कंपनी के बंद होने के टाइम रीपे किए जाते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स अलबत्ता या हालांकि ये रिडीमेबल होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, ये चीज भी हमने पढ़ी थी. इनफैक्ट कंपनीज एक्ट के अंदर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते. मैक्सिमम 20 ईयर्स का टाइम दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स के केस में. तो प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल, that is repayable after a specific period of time. लेकिन इक्विटी शेयर्स विल बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. एट्थ पॉइंट है, डिबेंचर्स में बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिबेंचर्स और शेयर्स. तो डिबेंचर्स कन्वर्ट किए जा सकते हैं इनटू अदर डिबेंचर्स और शेयर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू. लेकिन शेयर्स में मैं बात करूं तो इक्विटी शेयर्स तो कन्वर्ट हो ही नहीं सकते. इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन की बात करना ही मत. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स दूसरे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स दूसरे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं. और लास्ट डिफरेंस लिखा है, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड बिफोर द शेयर होल्डर्स. क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स जो है बाहर के लोग हैं. डिबेंचर्स एक बाहर की लाइबिलिटी है, एक एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटी है. तो जब भी बिजनेस बंद होता है तो पहले हमें आउटसाइड लाइबिलिटी पे करनी होती है. इसलिए मैंने बोला कि डिबेंचर होल्डर्स को हम पहले पे करते बिफोर एनी शेयर होल्डर्स. लेकिन अगर शेयर्स की बात करूं तो इसका रिवर्स वे में आप बोल दोगे, लिक्विडेशन के टाइम शेयर होल्डर्स को हम लोग लास्ट में पे करते हैं आफ्टर पेइंग डिबेंचर होल्डर्स एंड ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज. सारी बाहर की लाइबिलिटीज पे करने के बाद ही हम लोग शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करते हैं. तो ये हो गए आपके बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स. नेक्स्ट छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं या थियोरेटिकल टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. ये भी आप मोर और लेस अपने 12th में पढ़ चुके हो. तो जब भी हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स की बात करेंगे तो आप लोगों ने 12th में 4 पॉइंट्स ऑफ जो पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़े थे. यहां मैं एक और 5वां भी पढ़ा दूंगा, तो फटाफट से इस पर भी नजर मार लेते हैं. पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका सिक्योरिटी. तो सिक्योरिटी की बात करूं तो डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड. अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को हम नेकेड डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं. तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं? ऐसे डिबेंचर्स जो सिक्योर होते हैं बाय चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स. सिंपल भाषा में, अगर डिबेंचर्स को रीपे करने में कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो कंपनी के एसेट्स बेच के उन पैसों से डिबेंचर्स को पैसा वापस किया जा सकता है. इसको हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स. तो दीज डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज अपॉन सम और ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी. अच्छा, जब चार्ज की बात करते हैं तो दो तरह के चार्ज होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज, एक होता है फ्लोटिंग चार्ज. फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या हुआ? अ फिक्स्ड चार्ज इज अ मॉर्गेज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स. कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज. तो जैसे कि अगर कंपनी के पास या कंपनी की फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, कंपनी की फैक्ट्री में 2 मशीनें हैं, मशीन ए, मशीन बी. तो अगर कोई डिबेंचर सिक्योर है ऑन मशीन ए, पर्टिकुलर एक मशीन पे, एक पर्टिकुलर एसेट पे अगर सिक्योर है कोई डिबेंचर, तो उस केस को हम बोलते हैं फिक्स चार्ज. यानी कि डिबेंचर को रीपे करने के लिए सिर्फ मशीन ए को बेचा जा सकता है, मशीन बी को नहीं बेचा जा सकता. ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं फिक्स चार्ज.
आगे लिखा है दीज एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। तो अगर कंपनी को मशीन ए बेचना है तो ऐसे ही नहीं बेच सकते, क्योंकि इस पर चार्ज क्रिएटेड है। तो कंपनी को पहले डिबेंचर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी इस मशीन को बेचा जा सकता है। ये लिखा हुआ है बस। दूसरा हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कह रहा हूं, फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज दूसरा हो गया आपका। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, किधर गया, ये रहा। A floating charge is generally covers all the assets of the company, है ना। तो जनरली क्या होता है फ्लोटिंग चार्ज के केस में, कंपनी के सारे एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया जा सकता है। यानी अगर मैं इस एग्जांपल में लिखूं कि अगर डिबेंचर्स को रीपे करने में दिक्कत हो गई तो मशीन ए को भी बेचा जा सकता है, मशीन बी को भी बेचा जा सकता है, कोई और मशीन है तो उसको भी बेचा जा सकता है, कोई बिल्डिंग वगैरह है कंपनी की उसको भी बेचा जा सकता है। तो कंपनी की जो भी एसेट्स है उनके बुक्स में, उनमें से किसी भी एसेट को बेचा जा सकता है फॉर रीपेइंग द डिबेंचर होल्डर्स। बस इतनी सी बात है। तो दो तरह के चार्ज हो गए, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है, तो ये तो भाई चलो पढ़ाना ही बेकार है। इसमें क्या है कि कोई भी एसेट पे चार्ज नहीं क्रिएट होता, कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाती डिबेंचर होल्डर्स को। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इन्वेस्टर्स के लिए या डिबेंचर होल्डर्स के लिए कौन से दोनों में से कौन से डिबेंचर बेसिकली रिस्कियर है, कौन से डिबेंचर ज्यादा रिस्की होते हैं, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे अनसिक्योर्ड डिबेंचर ज्यादा रिस्की होते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स मतलब यहां पे क्या हो गया, डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कन्वर्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो इसमें दो डिबेंचर्स हो गए, एक तो कन्वर्टेबल एक नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऐसे जो दूसरे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज पर टर्म्स ऑफ इशू। ध्यान रखना एज पर टर्म्स ऑफ इशू। जहां और जो कन्वर्जन होता है तो पार्शियल भी हो सकता है या फुल भी हो सकता है। पार्शियल कन्वर्जन जब होता है तो उसको हम बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और जब फुल कन्वर्जन होता है तो हम बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। हालांकि ये आपको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपको जानकारी के लिए बताओ। अच्छा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या हो गए, ऐसे डिबेंचर्स जो कोई भी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, और ध्यान रखना इस जो भी कन्वर्जन की बात होगी, जो भी टर्म्स होगा, ये टर्म्स ऑफ इशू में पहले से ही लिखा होगा। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस इसमें हो गए आपके रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इरिडीमेबल डिबेंचर्स क्या हो गए, जो रीपेबल होते हैं एज पर द टर्म्स ऑफ इशू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रीपेबल होते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो कोई भी डिबेंचर अगर इशू होता है विद द टर्म दैट इट विल बी रिडीम्ड या रीपेड आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, तो ऐसे डिबेंचर्स आपके रिडीमेबल डिबेंचर्स हो गए। सेकेंड क्या हो गए, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये उल्टा हो गया भाई, ऐसे डिबेंचर्स जो कंपनी की पूरी जिंदगी में कभी रीपे नहीं किए जाएंगे, ये कंपनी के बंद होने पे ही रीपे करे जाएंगे, ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाता है, परपेचुअल डिबेंचर्स। परपेचुअल डिबेंचर्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी। इसको आप लोग अपने 12th में पढ़ते थे, ट्रांसफरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। तो ये दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, एक तो होते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक होते हैं बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स होते हैं, जिसमें कंपनी के पास डिबेंचर होल्डर्स के पर्टिकुलर नाम लिखे होते हैं कि भाई अगर ये पर्टिकुलर डिबेंचर है तो ये किसका डिबेंचर है, इसमें कौन डिबेंचर होल्डर है, उसका नाम पता सारी डिटेल्स कंपनी मेंटेन करती है, एक रजिस्टर में मेंटेन करती है, जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ऐसे डिबेंचर्स को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जिसमें डिबेंचर होल्डर्स के नाम रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। ऐसा नहीं कि उठ के मेरे पास अगर डिबेंचर है, एक रजिस्टर्ड डिबेंचर है, तो मैं उठा के किसी भी अपने दोस्त को पकड़ा दूं और वो ट्रांसफर हो गए, नहीं। इसको एक लीगल प्रोसेस से ट्रांसफर किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसफर डीड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसफर डीड। इस बात को आपको अपने दिमाग में नोट करना है, आपसे थ्योरी में स्पेसिफिकली ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हो गए आपके बियरर डिबेंचर्स। तो ये तो ऐसे डिबेंचर्स है जिसमें कंपनी
कोई भी डिबेंचर होल्डर का नाम अपने पास नहीं रखती। जिस भी बंदे ने डिबेंचर के कागज पकड़ा दिए उसका वो डिबेंचर हो जाता है। तो दीज आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। बियरर डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। तो ध्यान रखना, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिसमें डिबेंचर होल्डर्स का नाम कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है। तो जो भी जिस भी बंदे का नाम रजिस्टर्ड है उसको ही इन प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। ऐसा कोई भी किसी भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा दिया जाएगा। लेकिन बियरर डिबेंचर्स होते हैं ऐसे डिबेंचर्स जिसमें किसी भी डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं मेंटेन करती कंपनी। तो जो भी डिबेंचर का कागज लेके पहुंच जाएगा कंपनी के पास उसको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल जो भी है उसकी रीपेमेंट कर दी जाएगी। अब लास्ट बेसिस हो गया जो आप लोगों के लिए नया होगा, ये वाला बेसिस। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इसको आप एक तरह से मान लो कि ये सिक्योर्ड डिबेंचर की एक फर्दर क्लासिफिकेशन, ये एक सिक्योर्ड डिबेंचर की एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो इसमें दो तरह के डिबेंचर्स हो गए, एक हो गया फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर, दूसरा हो गया आपका सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर। तो इसको आप मान लो जैसे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं ना उस तरह की डिफरेंशिएशन हो गई। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में हम क्या बोलते हैं कि भाई पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और कैपिटल की रीपेमेंट होगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को होगी। सेम वे में यहां पे भी हम बोलेंगे फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स ऐसे हुए जिसको एसेट्स बेचने के बाद पहले प्रायोरिटी मिलेगी पेमेंट में, पेबल फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज। जिस भी एसेट पे चार्ज क्रिएटेड है उस एसेट के पैसों में से पहले पेमेंट इनको की जाएगी, तो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए नाम बोल दिया फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर। और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर क्या हो गया, ऐसे डिबेंचर्स जिनको पे किया जाएगा आफ्टर सेटिस्फाइंग या आफ्टर पेमेंट टू फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। इस प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन होगी। तो बेसिकली आपको बस छोटा सा जो एक लाइन मैंने लिखी हुई है ये पढ़ लेनी है और आपका काम खत्म हो जाएगा। छोटी सी थ्योरी, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन यहां से आपकी इजीली बन सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही इंट्रोडक्टरी थ्योरी मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अब हम फटाफट से प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की ओर इसमें बढ़ जाते। अब हम लोग अपना मेन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करते हैं, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो पहली बात तो देखो यार, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एक तो वो बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, आप कह सकते हो 99% सेम है व्हाट वी हैव डन इन क्लास 12th। दूसरी बात, यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है उसी की तरह यहाँ पे भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलती है। तो ऐसा है भाई, 12th में तो आप डिटेल में सारी चीजें कई बार पढ़ चुके हो। ऊपर से मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर में सारी चीजें अगेन डिटेल में लिखवा भी दी थी और डिस्कस भी कर ली थी। तो अब यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा चीजों को शॉर्टकट और जल्दी जल्दी करूंगा। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होगा कि आप लोग कोई चीज लिंक नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सारे जो स्टडी मटेरियल के सवाल है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करने ही वाला हूं और आप सारी चीजें आराम से लिंक कर दोगे। ठीक है, और इश्यू ऑफ शेयर्स के मैंने जो लेक्चर अपलोड करे हैं उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में वापस से लिखवा रखी है, तो आप लोग वहां से इसको जरूर रिलेट करके चलना। ठीक है, तो फटाफट आप लोग चाहो तो मेरे साथ 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 जो जो मैं लिखवा रहा हूँ, जो जो चीजें आपको मैं याद दिलवा रहा हूँ, आप लोग अपने साथ पास लिख भी सकते हो। और आप लोग अगर कॉन्फिडेंट हो कि भाई ये सारी चीजें 1500 बार हम पढ़ चुके हैं, हमको सारी चीजें आती है, तो आप मेरी बातें फटाफट से बस सुन लेना। ठीक है, चलो। तो पहली बात, अगर मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर्स जो इशू होते हैं, डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ठीक जो चीज 12वीं में पढ़ाई गई थी आपको वही चीज मैं बता रहा हूं कि डिबेंचर्स या तो कैश में इशू हो सकते हैं, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू हो सकते हैं, या फिर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं। जब हम कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते थे तो हम क्या क्या चीजें पढ़ा करते थे, वही चीजें यहां पे भी रेलिवेंट हो जाएंगी। जैसे कि हम लोग प्रमोटर्स को इशू करते थे, या फिर हम लोग अंडर राइटर्स को इशू करते थे। हालांकि मैं आपको बता दूं प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स की एंट्री आपसे यहाँ पे कोई पूछने नहीं वाला,
जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है वेंडर्स, कि जब हम वेंडर्स को इशू करते थे, और वेंडर्स को हम कहां कहां इशू करते थे, या तो हम परचेज ऑफ एसेट के लिए इशू करते थे, या फिर परचेज ऑफ बिजनेस के लिए, पूरे बिजनेस के परचेज के लिए हम इशू करते थे। तो बिल्कुल सेम चीजें यहां पे कवर हो जाती हैं। अच्छा, अगली पॉइंट जो है, जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात करते हैं, तो यहां पे डिबेंचर्स जो इशू होते हैं, या तो वो एट पार हो सकते हैं, या तो एट प्रीमियम हो सकते हैं, और मजे की बात यह है कि ये एट डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली इशू होते नहीं डिस्काउंट पे, लेकिन लॉ में कोई रोक नहीं है। शेयर्स में हम पढ़ते थे कि शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर्स के केस में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने आपको डिफरेंसेस पढ़ाए, मैंने आपको जो डिफरेंसेस पढ़ाए, 9 डिफरेंसेस डिस्कस करे अभी थोड़ी देर पहले, वहां पे ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी ऐड हो सकता था, बल्कि मुझे ऐड कर देना चाहिए था, मुझको अभी पढ़ाते हुए ध्यान आ रहा है। वहां पे हम ये डाल सकते हैं कि भाई डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस के अलावा जो शेयर्स है डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, लेकिन डिबेंचर्स के केस में कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आप डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, पार का मतलब क्या होता था, ये भी अब वैसे आप लोगों को कई बार पढ़ चुके हो। पार का मतलब क्या होता है, जब इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होता है। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा होता है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब इशू प्राइस फेस वैल्यू से कम होता है। तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, खत्म। अच्छा, जब हम इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश की बात करेंगे, तो यहां पे भी दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस है व्हेन इशू प्राइस इज रिसीव्ड इन लमसम। इन लमसम का मतलब क्या हुआ, दैट इज विद एप्लीकेशन। यानी कि अगर कंपनी ने 110 के डिबेंचर्स इशू करे, 110 के डिबेंचर्स इशू करे, तो पूरे 110 रुपए वो एप्लीकेशन के साथ ही मंगवा दे, तो इसको हम बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स, या व्हेन इशू प्राइस इज रिसीव्ड इन लमसम। शॉर्ट में बोलूं तो लमसम का केस आपका ये बन के हो जाता है। और दूसरा केस क्या होता है, व्हेन इशू प्राइस इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, टुकड़ों टुकड़ों में इशू प्राइस मिलता है। तो ये भी आप लोगों को पता है, टुकड़ों टुकड़ों में क्या मतलब हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में क्या मतलब हुआ, एप्लीकेशन मनी, फिर क्या होता है अगला स्टेप, अलॉटमेंट मनी। अगला स्टेप क्या होता है आपका, कॉल मनी। ये आपके टुकड़े बनते हैं। कॉल कितने भी हो सकते हैं, है ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जनरली क्वेश्चंस में दो कॉल से ज्यादा होता नहीं, तो मैं दो कॉल्स तक लेके चलता हूं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज सेम एज डन इन इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, बस ध्यान क्या रखना है आपको, आपको कुछ रिप्लेस करने पड़ेंगे टर्म्स, रिप्लेस। जहां जहां भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में वर्ड शेयर यूज करते थे, उसकी जगह अब आप यूज करोगे डिबेंचर। और जहां जहां भी हम लोग शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए, उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं,
जब हम इशू प्राइस बोलते थे लमसम में मिलता है, तो हम एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी उल्टा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यही एंट्री होगी, बस शेयर की जगह हम वर्ड डाल देंगे डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फिर हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी को जो भी है शेयर कैपिटल में डालते थे, तो यही काम हम यहां करेंगे, है ना। क्या एंट्री करते थे हम लोग, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम शेयर कैपिटल वर्ड को भी रिप्लेस करके क्या कर देंगे, परसेंटेज डिबेंचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। सिमिलरली जब इंस्टॉलमेंट्स का केस होता था, तो वहां पे भी हम एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, कॉल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, ये सारी टर्म्स यूज करते थे। इसकी जगह बस हम रिप्लेस कर देंगे विद वर्ड डिबेंचर। तो डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो भी है बस हम डिबेंचर यूज कर लेंगे। एंड अगेन शेयर कैपिटल की जगह हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के हेल्प से हम इस चीज को कवर कर लेंगे। कोई पॉइंट नहीं है भाई, वही वही लंबी लंबी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बार बार यहाँ पे भी लिखवाऊं। इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने सारी अकाउंटिंग एंट्रीज दोबारा लिखवाई थी, हालांकि अब 12वीं में अच्छे से पढ़ चुके थे। अब कोई पॉइंट नहीं है मैं फिर से इस चीज को इतना लंबा आपको दोबारा लिखवाऊं, आप लोगों को भी लगेगा बोर हो गए सर यही चीज लिख लिख के, है ना। तो बेटर ये है कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हम इसको क्वेश्चंस पे अप्लाई कर देंगे, और सारी चीजें मेरे को पूरा भरोसा आप लोगों को याद आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बस शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि सारी चीजें आप लोग कनेक्ट कर पाओ और सारी चीजें आपको याद आती जाए। चलिए, अच्छा एक और पॉइंट होता था, याद होगा आप लोगों को, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता था, जहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कंपनी के पास आ जाती थी वो ज्यादा होती थी देन नंबर ऑफ इशूड डिबेंचर्स। तो कंपनी ने अगर 10,000 डिबेंचर्स इशू करे, एप्लीकेशन 12,000 डिबेंचर्स की आ गई, तो हम इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते थे। तो यहां पे भी हम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे ना भाई, सेम होगी एज वी डिड इन शेयर कैपिटल चैप्टर, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट एज डन इन इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो कि क्यों मैं अब यहां पे थोड़ा जल्दी जल्दी शॉर्टकट वे में लिखवा रहा हूं, क्योंकि बार बार वही चीज लिखने का कोई मतलब नहीं लगता। मैं फिर भी आपको ओरली सारी चीजें याद दिलाता रहता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में मतलब जो भी आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, सारे मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिलाता हूं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन को जो हम ट्रीट करते थे, उसके ट्रीट करने के 3 ऑल्टरनेटिव्स होते थे। पहला होता था कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। दूसरा ऑल्टरनेटिव होता था कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर लो, है ना। प्रो राटा अलॉटमेंट मतलब क्या है, हर 2 के बदले 3 अलॉट कर दिया, सॉरी हर 3 के बदले 2 अलॉट कर दिया, हर 5 के बदले 4 अलॉट कर दिया। जो भी रेशियो है, एक प्रो राटा रेशियो अलॉटमेंट का रेशियो बना के उस रेशियो में अलॉटमेंट कर दो। अच्छा, प्रो राटा के केस में हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी की ट्रीटमेंट सीखते थे कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी का हम क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर सारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी की ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच जाता है, तो फिर उस केस में हम वो रिफंड कर देंगे। यही पढ़ते थे। अच्छा, थर्ड ऑल्टरनेटिव क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑल्टरनेटिव एंड सेकंड ऑल्टरनेटिव। यानी कुछ के केस में हम लोग रिजेक्ट कर दे और कुछ के केस में हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। तो ये हम ऑल्टरनेटिव सारे पढ़ते थे। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी की ट्रीटमेंट की बात होती थी, तो वो यहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं है। शेयर्स के केस में रेलिवेंट होता था, क्योंकि हम वहां फोर फीचर ऑफ शेयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। यहाँ तो हम फोर फीचर का कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते ही नहीं, तो रेलिवेंट नहीं होता। फिर भी बता देता हूं कि जब भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता है, उसको हम लोग पहले अगर प्रीमियम का केस है तो पहले हम लोग फेस वैल्यू के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं और फिर प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं। तो ये एक सीक्वेंस होता था जो हम वहां पे पढ़ते थे। सिमिलरली कॉन्सेप्ट होता था अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नहीं बोल रहा, अब मैं बोल रहा हूं डिबेंचर्स। तो ये क्या होता था, उल्टा केस होता था। कंपनी ने 10,000 डिबेंचर्स इशू करे, एप्लीकेशन आई सिर्फ 9,500 की। तो क्या हम यहां पे पढ़ते थे कि कोई भी सेपरेट नया या कोई डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें फॉलो नहीं करना। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे, वो कैलकुलेशंस हमारी एक्चुअल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बेसिस पे होगी।
अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें एक चीज और ध्यान में रखनी होती है कि हम तब तक अलॉटमेंट नहीं कर सकते जब तक हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिल जाए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन होती कितनी थी? 90% ऑफ द इशूड सिक्योरिटीज, है ना। यहाँ पे डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, मैं डिबेंचर्स वर्ड बोल देता हूँ। 90% ऑफ द डिबेंचर्स इशूड। तो जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को ना मिल जाए तब तक कोई भी अलॉटमेंट कंपनी नहीं कर सकती। तो बस इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। हालांकि इसका एज सच कोई प्रैक्टिकल सवाल में एप्लीकेशन नहीं आता, बट फिर भी वी शुड नो दिस। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स में भी हम कह सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है एज डन इन इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर। अगर आपने वहां पे इसको ढंग से पढ़ लिया है तो यहां पे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? इश्यू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम के केस में हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं इन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो जिस प्रकार से इश्यू ऑफ शेयर्स में भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम में इसको क्रेडिट करते थे, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। तो अगर डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करते हैं, होता है, तो डिस्काउंट पे इशू करना एक कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए। ठीक है, प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, और डिस्काउंट एक कैपिटल लॉस है, तो इसको हम लोग डेबिट करते हैं। नुकसान को अल्टीमेटली हमें डेबिट करना होता है, तो डेबिट हम लोग करते हैं किसमें? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पे इसको हम लोग डेबिट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लिखना आप लोग, एग्जाम्पल लिखना, एक्स लिमिटेड इशूड 1000 डिबेंचर्स एट नहीं बोलूंगा, ऑफ ₹100 ईच at 10% discount, payable as on application ₹50, on allotment ₹40 आफ्टर डिस्काउंट। इसमें मैंने आपको क्या ब्रेकअप बता दिया? मैंने बोला ₹100 के डिबेंचर्स हैं, लेकिन हम 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10% का डिस्काउंट का मतलब हो गया ₹10 का डिस्काउंट। इसका ब्रेकअप मैंने क्या बोला? एप्लीकेशन में पूरे ₹50 हैं फेस वैल्यू के, और अलॉटमेंट पे कितने पैसे हैं? टोटल ₹40 है आफ्टर डिस्काउंट। तो यानी इसका ब्रेकअप हो गया ₹50 माइनस 10। ये इसका ब्रेकअप हो गया। इसकी आप जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? तो लिख लेता हूं यहां पे, जर्नलाइज, जर्नलाइज, जर्नल एंट्रीज दिखाओ। तो कैसे हम इसकी एंट्री करेंगे? इसको आप लिख लेना 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। ठीक है, चलिए इसकी एंट्री कैसे कैसे होगी? पहली एंट्री हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, डिबेंचर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी या कैलकुलेशन क्या बनेगी? टोटल हमने कितने डिबेंचर्स इशू करे हैं? 1000 डिबेंचर्स। तो 1000 और एप्लीकेशन पे 50 रुपए इंटू ₹50। तो इसकी अमाउंट कितना आ जाएगा? 50,000। 50,000। फिर सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो इस 50,000 के एप्लीकेशन मनी को हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। थर्ड एंट्री हमारी हो जाएगी अलॉटमेंट की एंट्री। तो क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो इसमें कितना अमाउंट आएगा? 1000 डिबेंचर्स हैं। अलॉटमेंट में हमें टोटल मिलने कितने रुपए हैं? हमें कितने रुपए मिलने हैं? 50 - 10 यानी 40 रुपए हमको मिलने हैं। 40 रुपए हमें मिलने हैं। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में हम डेबिट कितने करेंगे? ₹40। ये आ जाएगा 40,000। नुकसान हो रहा है, डिस्काउंट पे शो हो रहा है, तो डिस्काउंट नुकसान है, तो अल्टीमेटली नुकसान डेबिट होता है। तो एंट्री हो जाएगी मेरी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। इसमें हम कितने? 10 रुपए का नुकसान डाल देंगे। तो 1000 डिबेंचर्स हैं, 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो यह आ गया 10,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स अकाउंट में याद रखना हमेशा फेस वैल्यू जाती है। तो 1000 डिबेंचर्स है और अलॉटमेंट में फेस वैल्यू कितनी है? मैंने जो ब्रेकअप बनाया इसलिए हमेशा ऐसे ब्रेकअप बना दो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 50 रुपए की फेस वैल्यू है, तो डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटू ₹50, दैट इज 50,000। और फोर्थ एंट्री में हम लोग अमाउंट जो मिल गया अलॉटमेंट का उसकी एंट्री कर देते हैं, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। 40,000। इस प्रकार से हमको डिस्काउंट के केस में काम करना होता है। तो डिस्काउंट का मैंने इसलिए करा दिया क्योंकि प्रीमियम के केसेस तो हमने शेयर्स के चैप्टर में कर लिए थे कवर, बट डिस्काउंट की हम कवरेज नहीं करते थे। तो यहाँ पे डिस्काउंट की हम लोग कवरेज पहली बार कर रहे हैं, सिर्फ अगर मैं फाउंडेशन लेवल पे बात करूं उस हिसाब से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया, ऑल दो आप लोग ये 12th में भी कर चुके हो, ठीक है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार इसलिए एग्जाम्पल की हेल्प से डिस्कस कर लिया। तो ये आपके सारे कॉन्सेप्ट हो गए इशू से रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो क्या है? इस पेन से लिख लेते हैं। इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से डिबेंचर्स हुए? जो डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो यहां पे क्या होगा? आपको क्या चीज याद रखनी है? फॉलोइंग 6 केसेस, या इसको लिखने से पहले ये लिख लेते हैं, या चलो यही लिख लेते हैं, केसेस ही लिख लेते हैं। फॉलोइंग 6 केसेस आर रेलिवेंट, आर रेलिवेंट। केस
इशू एट रिडीम एट। तो केस नंबर 1 क्या हुआ? केस नंबर 1 हुआ इशू एट पार, रिडीम एट पार। केस नंबर 2 क्या होता था? इशू एट पार या इशू एट प्रीमियम। इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार। इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। केस नंबर 4 हो गया आपका इशू एट पार, रिडीम एट डिस्काउंट। डिस्काउंट नहीं, सॉरी, प्रीमियम। केस नंबर 5 क्या हो गया? इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। और लास्ट आपके 6 केस हो गया इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये 6 केसेस होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं भाई इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, यानी जो डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे। तो जब रिडेम्पशन की बात आएगी तो हमको केसेस बनाने पड़ते हैं कि भाई इशू प्राइस क्या है, रिडेम्पशन प्राइस क्या है। इस हिसाब से हमें 6 केसेस बनाने पड़ते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आपके इंस्टीट्यूट ने जहां पे रिडीम एट पार है, वहां पे इसमें यहां पे डिस्काउंट भी मेंशन कर रखा है। तो यहां पे डिस्काउंट, यहां पे भी डिस्काउंट, यहां पे भी डिस्काउंट। हालांकि बता दो भाई, डिस्काउंट पे रिडेम्पशन होने के प्रैक्टिकली चांसेस होते नहीं, प्रैक्टिकली बेकार है। डिस्काउंट पे रिडीम कौन कराएगा भाई? क्यों कोई एक्सेप्ट करेगा डिस्काउंट पे रिडेम्पशन? है ना? तो प्रैक्टिकली इरेलीवेंट हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट ने मेंशन कर रखा है, इसलिए मैं भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख ले रहा हूँ डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन क्योंकि बस मेंशन हो रखा है, इंस्टीट्यूट ने मेंशन कर रखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता के यहाँ पे मेंशन करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो जब मैं पहले 3 केसेस की बात करता हूं, यानी इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, और लेकिन रिडेम्पशन एट पार, है ना? तो रिडेम्पशन एट पार का मतलब क्या होता है? पहली बात, रिडेम्पशन पार का मतलब है रिडेम्पशन एट फेस वैल्यू। तो अगर 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं और ये 100 रुपए पे ही रिडीम हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे रिडेम्पशन एट पार। ठीक है, तो यहां पे कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खास स्पेशल नहीं होती। तो यहां पे आप नॉर्मल एंट्रीज पास करते हो, तो नॉर्मल एंट्रीज of issue of debentures are to be passed। है ना? तो नॉर्मल इशू की एंट्री जो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके, जो शॉर्टकट में मैंने डिस्कस किया था, वह एंट्रीज यहाँ पे डिस्कस हो जाती है या पास हो जाती है और हमारी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन जो हमको यहाँ पे सीखना होता है, वो ये सीखना होता है ना? हमको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, यहां पे हमें अटेंशन देना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट, जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होता है, तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा काम होता क्या है, वैसे आप 12वीं में पढ़ चुके हो, वो भी टर्म 2 में पढ़ चुके हो, फिर भी यहां पे मैं उसको डिस्कस करके चलूंगा। सबसे पहले मैं आपके साथ केस नंबर 4 डिस्कस करता हूं। केस 4, केस 4, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम। है ना? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इशू है 100 रुपए पे, यानी फेस वैल्यू पे, और प्रीमियम पे रिडीम करना है, यानी सपोज 110 पे रिडीम करना है। तो कैसे कैसे हम लोग एंट्री पास करेंगे? तो पहली एंट्री होगी सेम अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें कितना आ जाएगा, 100 रुपए। जितने का हम लोग डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो प्राइस यहां पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री में हमको क्या करना होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। यहां तो 100 रुपए ही आएगा, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर अकाउंट में हम बेसिकली फेस वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे उठा के। इतना काम तो हमारा नॉर्मल होता ही है जो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, मतलब हमें 110 पे रिडीम करना है। 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे रिडीम करना है, यानी हमें 10 रुपए फालतू देने हैं। तो ये क्या है, कंपनी के लिए एक नुकसान है, ये कंपनी के लिए एक नुकसान है। तो कंपनी आज ही इस नुकसान को रिकॉर्ड कर देगी अपने पास। तो कोरिस्पॉन्डिंगली नुकसान भी रिकॉर्ड करेगी और लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देगी, दोनों चीजें आज ही कर देगी। ठीक है, तो जो नुकसान रिकॉर्ड करेगी वो, उसको वो बोलेगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जो 10 रुपए का नुकसान है, 100 रुपए का डिबेंचर हम 110 पे रिडीम कर रहे हैं, तो जो 10 रुपए का नुकसान है वो आज ही रिकॉर्ड कर देगी कंपनी, एंड कोरिस्पॉन्डिंगली एक लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर देगी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, 10 रुपए। ठीक है, तो दोनों अमाउंट ऑब्वियसली सेम सेम होंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी का की वजह से जो नुकसान हो रहा है, तो हम दोनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नुकसान को डेबिट कर रहे हैं और लाइबिलिटी को क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 4। सिमिलरली केस नंबर 5 क्या है, केस नंबर 5 है इशू एट प्रीमियम रिडीम एट प्रीमियम। इशू भी एट प्रीमियम, रिडीम भी एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल मान लो इशू हो रहा है 105 पे, रिडीम होने 110 पे, रिडीम होने 110 पे। इसकी एंट्री कैसे कैसे हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें हम कितना डाल देंगे, इशू प्राइस 105, 105। और थर्ड एंट्री में हम लोग इसको उठा के डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां 105 से डेबिट कर देंगे। और नॉर्मल हमारी एंट्री क्या होती है, हमें डिबेंचर में ट्रांसफर करना होता है, तो 2% डिबेंचर अकाउंट। इसमें हमेशा फेस वैल्यू जाता है, तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो 100 रुपए जा रहा है। और प्रीमियम पे जो इशू हो रहा है उसको हम डाल देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे। तो 5 रुपए के प्रीमियम को हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे। इतना काम मेरा नॉर्मल काम होता ही है। लेकिन अब अगेन यहां पे भी सेम प्रीमियम और रिडेम्पशन है, तो इसमें हम आज ही लाइबिलिटी और नुकसान दोनों भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो ये लॉस को, नुकसान को रिकॉर्ड कर दिया। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, वही 10 रुपए का। 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे अगर मैं रिडीम कर रहा हूं तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो 10 रुपए यहां पे डाल दूंगा। और कोरिस्पॉन्डिंगली प्रीमियम की लाइबिलिटी भी डाल दूंगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 10 रुपए। इस प्रकार से हमको ये एंट्री करनी होती है। तो ये हो गया मेरा केस नंबर 5। और लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं, केस नंबर 6। केस नंबर 6, केस नंबर 6 क्या होता है, इशू एट डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम।
रिडीम एट प्रीमियम। इसमें कैसे कैसे हम एंट्री करेंगे? तो पहली एंट्री वही होगी, तो पहले मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। सपोज इशू करा है हमने 95 रुपीज पे, और रिडीम वही करना है 110 पे। रिडीम करना है 110 पे, यानी 5 रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू है और 10 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां कितना आएगा? इशू प्राइस एक्चुअली में 95। फिर वही इसको उठा के हमें डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95 रुपीज ये लिया, टू थोड़ी और जगह छोड़ के लिखता हूं, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। यहां पे पूरा फेस वैल्यू जाएगा 100 रुपए का। अब डिस्काउंट ऑन इशू हो रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू हो रहा है कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो ये मेरी एंट्री, इतनी नॉर्मली एंट्री मेरी बनती है। अब काम वही है अपना, रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो सेम कहानी, लॉस ऑन रिडेम्पशन, जो प्रीमियम का लॉस है उसको, लॉस को और प्रीमियम की लाइबिलिटी को हम आज ही रिकॉर्ड कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 10 रुपए का लॉस है, या 10 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है बोलना चाहिए, और यहां पे लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर देंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10 रुपए। ठीक है, इतना तो हम काम कर लेंगे। अब यहां पे हमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि हम लोग क्या काम करते हैं। अब ये भी दोनों भी नुकसान है, देखो आप नोटिस करना, डिस्काउंट ऑन इशू ये भी एक कैपिटल लॉस है, लॉस ऑन इशू ये भी एक कैपिटल लॉस है। तो ये दोनों सेम कैटेगरी के लॉसेस हैं, बिल्कुल सेम नेचर के लॉसेस है। तो हम काम क्या करते हैं, हम इन दोनों को भी क्लब कर देते हैं। इन दोनों को भी हम क्लब कर देते हैं, क्लब मतलब हो गया कंबाइन कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं, कोई भी शब्द बोल दो आप। ठीक है, तो इन दोनों लॉस को हम लोग जोड़ देते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिस्काउंट ऑन इशू को अलग से दिखाने की जगह, डिस्काउंट ऑन इशू को अलग से दिखाने की जगह, एक मिनट देना, इसको मैं मिटा देता हूं सबको। इसको हम अलग से दिखाने की जगह हम पूरे लॉस को एक साथ यहीं पे जोड़ के लिख देते हैं 15 रुपए। 15 रुपए मतलब क्या हुआ, मेरा इसमें डिस्काउंट भी आ गया और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आ गया। ठीक है, डिस्काउंट भी आ गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आ गया। तो मैं इसको लिख देता हूं, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट प्लस प्रीमियम। तो हम पूरा इसको जोड़ के एक साथ 15 रुपए यहीं पे डाल देते। तो यही हमारा लॉजिकल जो भी होती बात होती करने की। तो जब हम एग्जाम में करेंगे तो हम यही काम करेंगे, हम डिस्काउंट और लॉस को एक साथ मर्ज करके एक ही हेड में लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो ये हो गई मेरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक छोटा सा नोट और मेरे को आपको लिखवाना है, नोट। नोट वेयर issue price is received in installments, then loss on issue and premium on redemption is recorded along with the entry for making
या एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, छोटा सा नोट है। क्या नोट है? ऊपर मैंने आपको जो भी केसेस पर पढ़ाए एग्जाम्पल की हेल्प से जो भी लिखा मैंने, सब में मैंने डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यूज किया। यानी सब में मैं क्या कर रहा था, सारा लमसम वाला केस लेके चल रहा था। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट्स का केस है, एप्लीकेशन भी है, अलॉटमेंट भी है, कॉल भी है, तो वहां पे आपका कंफ्यूजन आ जाता है कि सर ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है और लॉस ऑन इशू है, इसको हम कहां पे रिकॉर्ड करें। एक मिनट। तो आपका ये कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई ये लॉस ऑन इशू और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम कौन सी एंट्री में चिपका के चले, क्योंकि यहाँ पे तो इंस्टॉलमेंट्स के केस में तो कितनी मल्टीपल एंट्रीज हो जाती है, एप्लीकेशन के अलग, अलॉटमेंट के अलग, कॉल्स के अलग। तो हम कौन सी एंट्री के साथ इसको चिपका के चले। तो हमेशा याद रखना उस केस में जो लॉस ऑन इशू होता है और जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम अलॉटमेंट की एंट्री के साथ रिकॉर्ड करते हैं। यानी जिस एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, जिस एंट्री में हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, उस एंट्री में हम इसको चिपका के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये सवाल में आ जाता है तो कई सारे बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं या कई सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है और लॉस ऑन इशू है, ये अलॉटमेंट की एंट्री के साथ चिपक के चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये छोटा सा मैंने आपको नोट लिखवा दिया ताकि आपको चीजें याद रहे। अब हम लोग फटाफट से कुछ स्टडी मटेरियल के इलस्ट्रेशंस या क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला है इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर है 10.66। तो आप लोग लेटेस्ट स्टडी मटेरियल अगर आपके पास फिजिकल किताब में नहीं है, तो आप लोग स्टडी मटेरियल को आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आराम से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, सिंपल सा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है अमोल लिमिटेड इशूड 40 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 50 each payable on application as per term mentioned in the prospectus and redeemable at par at any time after 3 years from the date of issue. Record necessary entries. तो बेसिकली क्या, 40 लाख डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 50 रुपए की फेस वैल्यू है, तो ये इशू भी पार पे हो रहे हैं और बोला हुआ रिडीम भी पार पे होने, रिडीमेबल एट पार। तो एंट्री करो, क्या एंट्री होगी भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री होगी। पहली एंट्री हमारी हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आप लोग एंड अलॉटमेंट अकाउंट भी चिपका के चलना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये अमाउंट कैसे आएगा, 40 लाख डिबेंचर्स हैं 50 रुपए की वैल्यू के। ठीक है, तो फेस वैल्यू भी 50 है, इशू प्राइस भी 50 है, इशू पार पे हो रहे हैं। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 20 करोड़। फिर आप क्या करोगे, इसको उठा के ट्रांसफर कर दोगे 9% डिबेंचर में। तो एंट्री क्या होगी, 9 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। तो इस 20 करोड़ रुपए को उठा के आप कहां डाल दोगे, 9% डिबेंचर अकाउंट में डाल दोगे। नरेशन भी देखना कैसे लिखनी है, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और नेक्स्ट नरेशन क्या है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट अपॉन अलॉटमेंट, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नरेशन भी लिखनी है। इसी प्रकार से आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर। तो ये क्या है, इशू है डिस्काउंट पर, रिडीम है, रिडीमेबल है एट पार एट द एंड ऑफ 10th ईयर। मनी वॉज पेबल एज फॉलोज, 30 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट। तो इसका ब्रेकअप कैसे हो जाएगा, 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं, 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं, कितने रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट बोल रहा है। एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 60 रुपए। तो 60 रुपए मतलब क्या होगा, 70 माइनस 10, 70 माइनस 10। ठीक है, तो ये आपका ब्रेकअप हो गया। अब आपको इसकी एंट्री बनानी है। तो एंट्री भाई कैसे बनाओगे, पहली एंट्री हमारी वही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। इसमें हम खाली एप्लीकेशन यूज करेंगे क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है। तो इसमें अमाउंट कैसा आएगा, कितने डिबेंचर्स इशू करे हमने, 1 करोड़। तो 1 करोड़ डिबेंचर्स
इंटू कितने रुपए का एप्लीकेशन मनी है, 30 रुपए का। ठीक है, तो ये मैं जानबूझ के इसको यहीं से डिस्कस करा दे रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए खाली यहां से डिस्कस कर ले रहा हूं, लेकिन आप इसको अपने पास अपने आप से सॉल्व जरूर करके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेरी क्या अमाउंट आ जाएगा, 30 करोड़ रुपए इस प्रकार से आ जाएगा। फिर हम इसको उठा के 8% डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 30 करोड़ को। तो ये तो सिंपल एंट्री हो गई मेरी, खत्म। अब अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा, 1 करोड़ डिबेंचर्स हैं और कितने पैसे मिलने हैं मुझे अलॉटमेंट पे, 60 रुपए, 60 रुपीज मुझे एक्चुअली में मिलने हैं अलॉटमेंट पे। तो इंटू 60, तो ये आ जाएगा 60 करोड़। 10 रुपए को मैं डिस्काउंट ऑन इश्यू में डाल दूंगा तो कितना आएगा, 1 करोड़ के, सॉरी नंबर ऑफ डिबेंचर्स 1 करोड़ है और 10 रुपए का डिस्काउंट है, तो 10 करोड़ रुपए मेरे डिस्काउंट में चले जाएंगे। 8% डिबेंचर अकाउंट में याद रखना हमेशा फेस वैल्यू जाता है, इसलिए मैं इस प्रकार से ब्रेकअप बनाना आपको बता देता हूं। गोले पे हमेशा फेस वैल्यू होता है, जो भी सर्कल में मैं डालता हूं वो होता है आपका फेस वैल्यू। तो अलॉटमेंट में 70 रुपीज का फेस वैल्यू है, तो 70 रुपीज के फेस वैल्यू को आपको डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देना है। तो ये कैलकुलेशन कैसे आ जाएगी, 1 करोड़ इंटू ₹70, तो ये 70 करोड़ रुपए आपके डिबेंचर अकाउंट में चले जाएंगे। और फिर 60 करोड़ रुपए जो मुझे मिलने थे वो मुझे मिल जाएंगे अपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट की एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखना क्या कह रहा है, कोइनाल केमिकल्स लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू है ऑफ 10% प्रीमियम पे इशू है, payable as ₹20 on application and balance on allotment. Debentures are redeemable at par after 6 years. तो रिडेम्पशन किस पे होनी है, पार पे। तो क्या केस हो गया मेरा, इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार, इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड. रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। ये अच्छा पॉइंट है, when premium money is included in application money। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया मेरा, इसको मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, स्टार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग। तो इसका ब्रेकअप आपको कैसे बनाना है, उसने क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो प्रीमियम मनी है वो सॉरी वो एप्लीकेशन के साथ चिपका हुआ है। उसने क्या बोला है, जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के साथ चिपका हुआ है। तो पहली बात, मेरा इश्यू प्राइस कितना है, 50 रुपीज की फेस वैल्यू है, 10% का प्रीमियम है यानी 5 रुपए का प्रीमियम है। अब उसने बोला हुआ है कि एप्लीकेशन पे कितना है, 20 रुपए, एप्लीकेशन पे उसने 20 रुपए बोला है, तो 20 रुपए में जो प्रीमियम का अमाउंट है वो इंक्लूडेड होगा। तो कैसे आ जाएगा ये, 15 + 5, और बैलेंस उसने बोला हुआ है किस पे है मेरा, अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस मेरा 35 आ जाए, बैलेंस मेरा 35 आ जाए। ठीक है, तो यही किया, देखो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन किया, तो इसमें कितना अमाउंट आया, 15 लाख डिबेंचर्स हैं और 20 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, तो 20 इंटू 20, 15 लाख इंटू 20, तो ये आ जाएगा 3 करोड़। फिर इसको उठा के हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो 3 करोड़ रुपए से डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या करेंगे, ध्यान रखना 15 रुपए का फेस वैल्यू है, 15 रुपए का फेस वैल्यू है एप्लीकेशन पे, तो डिबेंचर अकाउंट में सिर्फ फेस वैल्यू जाएगा, तो कितना आएगा, 15 लाख इंटू ₹70, सॉरी इंटू ₹15। तो जब आप इसको करोगे तो आ जाएगा 2,25,00,000, और प्रीमियम किस पे चला जाएगा मेरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, तो 15 लाख इंटू 5 रुपए। ठीक है, और उसके बाद आपकी फिर अलॉटमेंट की नॉर्मल एंट्री हो जाएगी। अलॉटमेंट पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने रुपए हैं, 35 रुपए, अलॉटमेंट पे 35 रुपए, तो 15 लाख पे 35 रुपए, 15 लाख इंटू 35, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा मेरा 5,25,00,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट
और फिर इस अलॉटमेंट मनी को हम लोग रिसीव बता देंगे। आज के लेक्चर में मैं बस इतना ही डिस्कस करूंगा क्योंकि हमने आज बहुत कुछ कवर कर लिया इस लेक्चर में। मैंने सबसे पहले आपके साथ इंट्रोडक्टरी थ्योरी डिस्कस करी और फिर मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपके साथ डिस्कस करी। वहां पे मेजर पोर्शन जो था इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने बहुत डिटेल में सारी एंट्रीज नहीं लिखवाई, हमने शॉर्टकट वे में सारी चीजें याद कर ली। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया कि जब प्रीमियम पर रिडीम करने होते हैं डिबेंचर्स तो उन तीन केसेस बनाए हमने, केस नंबर 4, 5 और 6। तो उन तीन केसेस में हमें क्या एक्स्ट्रा काम करना होता है वो मैंने कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया। उसके ऊपर जो सवाल है आपके, मैं कल नहीं नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें रिवाइज करनी है और इलस्ट्रेशन 1 से लेके 3 जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्योंकि ये मैंने ओरली डिस्कस किया जानबूझ के, ये आपको सॉल्व करना है अपने आप से, अपने रजिस्टर्स में इसको अपने को सॉल्व करके एक बार चेक करना कि क्या आप सारी चीजें कर पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा रिमेनिंग क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक्स होंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने पूरा एंड तक देखा होगा और ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये हेल्पफुल लगा तो मेरे को सपोर्ट करिएगा, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपने फीडबैक्स दे दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा, यूजर नेम मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।